लिए चलता हूं दोस्तों पहले प्रश्न पे। आपके सामने ये रहा दोस्तों, देख सकते हैं कि पत्ते के हरे रंग का कारण। इसमें देखिएगा एग्जाम में एक होता है दोस्तों अभिकथन और एक होता है कारण। आपको देखना है कि इस कथन का ये कारण है या नहीं है, और उससे भी पहले ये देखना है कि सेंटेंस दोनों सत्य हैं या नहीं है। इसमें रीजनिंग के साथ साथ आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके भी टेस्ट हो जाता है। दोस्तों ये कह रहा है कि पत्ते के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। बात बिल्कुल सही है कि जो ये हरा रंग है ये एक ऐसी चीज है जो क्लोरोफिल कहते हैं जिसे हम। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में शायद आपने सुना हो फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या यह सही है? देखिए एक्चुअली में अगर आप देखें तो यही तो सही है कि जो आपकी प्रकाश की ऊर्जा है उसको ऐसा कुछ कन्वर्ट करती है जिससे कि आपका जो पत्ते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं। लेकिन अब एक बात को समझिएगा, क्या इसका ये कारण है ऐसा इसमें दे रखा है? नहीं। तो दोनों सत्य तो हैं, ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों इसके बारे में ये कहाँ लिखा है कि हम रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित हो जाती है उसी को आप क्लोरोफिल कहते हैं, ऐसा तो नहीं कह रहा वो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे देखें, बहुत आराम से देखें दोस्तों। आपको कहा है कि एक कोड भाषा में समथिंग समथिंग को समथिंग समथिंग कहते हैं। इस तरह के प्रश्न में उलझना नहीं है। आपको करना क्या है सीधा बता दूं दोस्तों, आपको लिखा है सीधा टेबल को किस तरह लिखा जाएगा। यही पूछा आपने से, टेबल को किस तरह से लिखा जाएगा। तो आप सीधा दिमाग लगाइए टेबल पे। दोस्तों अगर आप इन दोनों में देखेंगे, कॉस्टली डाइंग कैन नॉट बाय, इसमें कॉमन केवल मात्र टेबल है। दोस्तों अगर टेबल ही कॉमन है तो जो भी इसका कोड होगा वह भी कॉमन होगा। आप देख सकते हैं ANN इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो दोनों में है। आप देख सकते हैं बाकी कोई भी चीज दोनों में नहीं है, या तो उस ऊपर वाले में है या नीचे वाले में है। कॉमन ढूंढना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न आपके सामने, और सीरीज का ये प्रश्न है दोस्तों। 1 2 6 12। देखिए मुझे एक बात समझ आ रही है कि 6 दूनी 12 होता है, और 12 तिया 36 होता है, और 36 दूनी 72 होता है। इसी तरीके से इधर में अगर देखूं तो 2 तिया 6 होता है, और 1 दूनी 2 होता है। यानी एक बात समझ आ रही दोस्तों, गुणा 2 फिर गुणा 3 फिर गुणा 2 फिर गुणा 3 फिर गुणा 2 फिर गुणा 3। बिल्कुल सही सोचा आपने। यहाँ पे मुझे गुणा 3 करना पड़ेगा। 7 या 21 ऑप्शन में एक ही ऐसी चीज है जो 21 को दर्शा रही है, वो यही आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों तरीका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ पे सिर्फ ये देखा कि एक्चुअली कैसे कैसे जा रहा है और उसके बाद क्या आंसर आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं। आपको क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना होता है दोस्तों, पूरा के पूरा ध्यान केंद्रित करना होता है प्रश्न पे, वो सबसे ही अधिक महत्वपूर्ण है। आप ये समझिए कि किस तरह से करना है प्रश्न को। देखिएगा दोस्तों आपको दे रखा है DABCHEFG समथिंग समथिंग समथिंग। जो मुझे अभी तक समझ आया, आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी बात को समझिएगा। ABC और इसके बाद आ गया D के बाद आ गया इधर E, तो EFG के बाद आ गया H। अब H के बाद आना चाहिए IJK और L। ये मेरा उत्तर होना चाहिए। चेक करेंगे ये है या नहीं। पहले एक काम करते हैं, L के बाद दोस्तों MNOPQRST। आप देख सकते हैं कि यही मेरा उत्तर परफेक्टली आ जाएगा। LIJK सिर्फ इधर ही ऑप्शन में है और यही मेरा सही आंसर है। चलिए आपको चीजें समझ में आना चाहिए दोस्तों। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना सा देखा कि एक्चुअली पैटर्न क्या चल रहा है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि पैटर्न क्या चल रहा है, आपका काम आसान हो जाएगा। लीजिए अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं हम आपको। ध्यान से देखेगा दोस्तों, आपको दे रखा है कि PEN का एक 3 अंकीय कोड है और स्ट्रिंग का 6 अंकीय कोड है। मतलब ये समझ आ गया है मुझे। आप देख सकते हैं यहाँ भी N है जिसका 3 नंबर है, यहाँ भी N है जिसका नंबर 3 है। तो मुझे अगर राइपनिंग का कोड निकालना है तो मैं एक काम करूंगा,
मैं राइपनिंग का कोड नहीं निकालूंगा। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं राइपनिंग का कोड नहीं निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक बहुत सिंपल सा काम करूंगा दोस्तों। मैं ये चेक करूंगा कि मेरे पास जो ऑप्शन है चार, मेरी बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से, मेरे पास जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन सा काम का नहीं है, उन्हें हटाऊंगा। जैसे मैं एक बात समझूं दोस्तों, आप देख सकते हैं 934 तो बराबर चल रहा है, 934 तो बराबर चल रहा है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। आप मेरी बात को समझिएगा, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, बिल्कुल सही है। तो इस कारण से ये 1 और 6 तो गलत हो जाएंगे। जैसा कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यहां पे मैंने n का कोड नहीं निकाला है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। पीछे से दूसरे नंबर पे भी n है, पीछे से चौथे नंबर पे भी n है, यानी पीछे से दूसरा और चौथा सेम होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? अब यहां से अगर मैं देखूं, आगे 09, इधर भी 09। अब मुझे सिर्फ देखना है कि इधर से चौथा नंबर, आप देख सकते हैं इधर से तीसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा। अगर आप देखेंगे तीसरा नंबर है P और P के लिए कोड है 6। जब P के लिए 6 आएगा तो 1 नहीं आएगा। मेरे को केवल मात्र एक कोड निकालना पड़ा P का, बाकी किसी कोड पे मैंने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मैंने सिर्फ इतना समझा कि हमें आंसर नहीं निकालना होता है, कोड नहीं निकालना होता है, हमें एक्चुअली जो चार आंसर दे रखे हैं, चार उत्तर दे रखे हैं, बस उसी में से देखना है सही कौन सा है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ही यही है कि आप क्वेश्चन को समझ के कितना फास्ट कर पाए। जितना फास्ट आप कर पाएंगे वही तो आपकी जीत है, वही तो बढ़त है पड़ोसी से तेज कर पाने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए 13p, तो दोस्तों p का अर्थ हो गया गुणा, 13 3 हो गया। a का अर्थ है प्लस, तो मैंने प्लस 11 कर दिया। y का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे 26 ले आए। p फिर से गुणा है तो मैं फिर से गुणा कर दिए। w का अर्थ है भागित, तो यहाँ पे 13 भागित कर दिए। और a का अर्थ है प्लस, तो यहाँ 19 हो गया। अब मेरे को कुल मिला के इसकी वैल्यू निकालनी है। जरा ध्यान से देखें हम, बहुत ही आराम से दोस्तों। ये तो हो जाएगा 13 तिया 39, 39। अच्छा, इधर अगर मैं इसको भागित करूं तो ये हो गया 2 और 6 दूनी हो गया 12। तो मैं करता हूं प्लस के 11 और माइनस के 12 और प्लस के 19। अब इसमें क्या करेंगे दोस्त, 11 में से 12 गए तो माइनस का 1 बचा, और माइनस 1 19 में जोड़ा तो 18 हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? तो 39 में कुल मिला के मुझे तो केवल मात्र 18 जोड़ना है। 18 जोड़ना है अगर, तो 8 और 9 7 आ जाएगा, 3 4 1 5 और 1 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कुल मिला के 57 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? 8 और 9 को जोड़ा तो 17 का 1 आया, 3 और 1 4 और 1 5, 57 आ गया। आपने देखा किस तरीके से हमें यही करना होता है दोस्तों। मैं आपको और फास्ट बता दूं तो हमें इसको जोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। 9 और 8 होते हैं 17। अब जरा देखिए 7 वाले ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, 57 भी ना जोड़ो। मतलब कुल मिला के आपको उस समय एग्जाम के समय इतना सा दिमाग लगाना है कि कैसे मैं इसे फास्ट करूं, और उसी की प्रैक्टिस अभी हम कर रहे हैं। मैं एक एक क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि वो उसी की प्रैक्टिस हो रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा, हम कह रहे हैं कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी होते हैं। पहले तो हम कह रहे हैं कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो आप कड़ी मेहनत करते हैं किसी भी चीज के लिए, उसका कोई भी दूसरा तरीका है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। और कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी रहते हैं। मतलब वो हमेशा ही आशावादी रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। जो कठिन परिश्रम करते हैं वो परिणाम को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव रहते हैं। अब हम कहें कि कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या ये हमारे इन दो कथनों से निकल के आ रहा है? वही हमें देखना है दोस्तों। कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत दोनों करीब करीब एक ही बात है। वापस से देखिए, कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम
अब हम कह रहे हैं कि जो कठिन परिश्रम करके परिणाम के लिए आशावादी होते हैं, हम ये अभी तो नहीं कह सकते कि परिणाम प्राप्त करने का कोई और तरीका नहीं है, ये अभी इससे निकल के तो नहीं आ रहा है। कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है, निश्चित तो ये भी नहीं बोल रहा है, आशावादी बोल रहा है, तो ये भी गलत है। तो अभी के प्रश्नों को देखते हुए ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण कर रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मजा आते चले जा रहा है। आप बस हमारे साथ जिस तरीके से बने हैं बस बने ही रही है। दोस्तों ये आती है एक पहेली हमारी, चलो इस पहेली को करते हैं। दोस्तों आपको दे रखा है YRMJB 5 व्यवसाय करते हैं, अर्थात उनके व्यवसाय दे रखे हैं, 5 अलग अलग वो काम भी ले रहे हैं साथ में अपने उपकरण। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, YR लिख दिया, MJ लिख दिया और B लिख दिया। देखिएगा हमें दे रखा है केवल एक उपकरण और एक ही पेशा है। M के पास एक कैलकुलेटर है, तो यहां पे मैं लगा देता हूं कैलकुलेटर, और वह न तो शिक्षक है न तकनीशियन है। देखिएगा शिक्षक भी नहीं है और तकनीशियन भी नहीं है। आगे देखें, डिजाइनर के पास टैबलेट है, मुझे कॉपी में कहीं लिख देना चाहिए कि डिजाइनर और टैबलेट। जिस व्यक्ति के पास मोबाइल है वह अकाउंटेंट और शिक्षक नहीं है। दूसरी बात लिखी है जो यहां लिख देता हूं, मोबाइल वाले के पास वो जो भी है न तो कंप्यूटर है और न ही शिक्षक है वह। सॉरी, कंप्यूटर तो कैसे होगा, मोबाइल है तो वह एक अकाउंटेंट। यहां हम लिखेंगे न तो वो अकाउंटेंट है और न ही वह एक शिक्षक है। चलिए आगे देखें हम, वाई इंजीनियर है, आपको दे रखा है साहब, वाई इंजीनियर है, न तो कंप्यूटर है ना मोबाइल है, इसके पास भी कंप्यूटर नहीं है मोबाइल भी नहीं है। जे तकनीशियन है, जे तकनीशियन है, और बी शिक्षक नहीं है। दोस्तों बी शिक्षक नहीं है, इससे ये मुझे पता चलता है कि शिक्षक तो यही होगा। क्यों दोस्तों, यहां शिक्षक नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां भी मना है, यहां तकनीशियन है, तो ये शिक्षक है। तो आपको ये दे रखा है सारी चीजों में। अब आप एक बात समझ के देखें कि आप डिजाइनर और टैबलेट को कहाँ रख सकते हैं, जरा देखिएगा। यहाँ डिजाइनर नहीं आ सकता, यहाँ डिजाइनर नहीं आ सकता, यहाँ टैबलेट नहीं आ सकता। यही एकमात्र जगह है जहां हमने डिजाइनर को रखा है और इधर टैबलेट को रखा है। तो इधर इंजीनियर, डिजाइनर, तकनीशियन, शिक्षक चारों आ गए हैं। पांचवा बचता है दोस्तों अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट को यहाँ रख दिया है हमने। क्या ये बात समझ आ रही है? मोबाइल अकाउंटेंट और शिक्षक दोनों के पास नहीं है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मोबाइल का मना है, शिक्षक के पास भी मना है, तो मोबाइल दे देते हैं तकनीशियन को, तकनीकी चीजें देखता रहेगा। तो हमने इसको यूज में ले लिया है, इसको यूज में ले लिया है। अब हमारे पास एक चीज बताइए, यहाँ कंप्यूटर का मना है तो इसे कंप्यूटर दे दीजिए। और बची कौन सी चीज है दोस्तों, लैपटॉप। अब इंजीनियर है तो लैपटॉप पे ही काम करेगा। तो आप ये देख सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन पूरी के पूरी जो पजल थी वो हम यहाँ बना चुके हैं। अब इसके बाद करना क्या होता है दोस्तों, प्रश्न करना होता है। कंप्यूटर किसके पास में है, ज़रा ध्यान से देखें, कंप्यूटर किसके पास में है। कंप्यूटर है बी के पास में दोस्तों। अकाउंटेंट के पास कौन सा उपकरण है, अकाउंटेंट के पास कैलकुलेटर है, वैसे भी अकाउंटेंट कैलकुलेटर का ही काम करेगा। दोस्तों कौन सा सही संयोजन है, शिक्षक लैपटॉप नहीं है दोस्तों, तकनीशियन कंप्यूटर ये भी नहीं है भाई, अकाउंटेंट टैबलेट आप देख सकते हैं, अकाउंटेंट कैलकुलेटर है, और इंजीनियर लैपटॉप, यही सही है। क्या ये बात समझ आ गई है? तो कुल मिला के हमने देखा दोस्तों, तरीका समझा हमने किस तरीके से एग्जाम में ये काम करना होता है। आपको सिंपल सा ये काम करना होता है कि कौन सी चीज दे रखी है वो लिखते चले जाओ, जो काम की है एक्स्ट्रा और लिखते चले जाओ, और सीधा आप बनाते चले जाओ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। जिन छात्रों ने अंग्रेजी में कम से कम 75 या हिंदी में 80% अंक हासिल करे हैं, जूनियर
कॉलेज में कक्षा 10 के उत्तीर्ण छात्रों को भारतीय निम्नलिखित मापदंड पे आधार करता है? चलिए देखते हैं छात्र कौन सा है, वो ये अपने को देखना है। छात्रों ने गणित में 95 और भौतिक शास्त्र में 90 हासिल किए हैं। जो छात्र खेल या लोक भाषण में अच्छे हैं, खेल या लोक भाषण में, देखिएगा दोस्तों भौतिकी शास्त्र में 90% है बी के। आप देखिएगा भौतिकी शास्त्र में 90 ही चाहिए थे। गणित में 89 है, ये मेरे काम का ही नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? आई ने भौतिकी शास्त्र में 92, गणित में 95, हिंदी में 81% लाए हैं और शतरंज का खिलाड़ी है। दोस्तों ये सारी चीजें ही फॉलो कर रहा है। आगे बढ़े हम। आर ने रसायन विज्ञान में 93 करे हैं। रसायन विज्ञान के बारे में तो पूछा ही नहीं हमसे। हमसे पूछा है गणित तो गणित का बता दिया, हमसे पूछा है अंग्रेजी तो अंग्रेजी का बता दिया। अब बास्केटबॉल खेले ना खेले, पहले ये तो बताओ कि भौतिक शास्त्र में कितना है इसका स्कोर। चलिए दोस्तों आखिरी देखे पर्सन क्या कह रहा है। दोस्तों भौतिक शास्त्र में तो उसके 90 आ गए हैं, हमें उतने ही चाहिए थे। रसायन विज्ञान में 81 है। अब रसायन विज्ञान का मैं क्या करूं बताओ। गणित में 90 है, अच्छी बात है, लेकिन गणित में चाहिए कितने 95, तो यहाँ पे कितने हैं 90, तो बताओ उसको घर भेजो उसको। तो आपने ये देखा दोस्तों किस तरीके से इसे करना होता है। कुछ भी नहीं, जो आपको अंक दे रखे आपका दिमाग बस उधर लगाते चले जाइए, आपका काम आसान होता चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान हैं। मुख्यतः प्राइमरीली जो लड़कियां हैं वो बुद्धिमान हैं, कक्षा में लड़के नहीं हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं हैं इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं कह सकते। मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान हैं बट बाकी वाले कुछ के बारे में मालूम नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम। चलो दोस्तों लिए चलते हैं इस प्रश्न पे। दोस्तों कहा है केवल पत्रिकाओं को पढ़ने वाले, केवल पत्रिकाएं दोस्तों आप ये देख सकते हैं, केवल पत्रिकाएं यानी मैगजीन पढ़ने वाले हैं केवल मात्र 150, और सभी तीनों को पढ़ने वाले, दोस्तों सभी तीनों को पढ़ने वाले केवल ये ऐसे लोग हैं जो सभी तीनों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा भाग है जो तीनों के अंदर आ रहा है, यानी कुल मिला के 450। तो अगर मैं 150 बटा 450 करता हूं तो दोस्तों 1/3 यानी 1:3 यानी 1:3 का रेशो आता है। उपन्यासों को पसंद करने वालों और समाचार पत्रों को पसंद करने वालों के बीच का अंतर देखना है। पहले ये देखें दोस्तों कि उपन्यास जिसमें केवल नहीं लिखा हुआ है, यानी कुल मिला के मेरे पास 350 और 450 800 950 950 और 90 दोस्तों 1040 तो हो गए ये। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो उपन्यास के लोग थे। समाचार पत्रों को अगर मैं देखूं तो समाचार 450 और 150 600, 600 और 200 800। अगर मैं इसमें से 840 माइनस करता हूं, 0 0 और 10 में से 8 गए तो 2, तो मेरे पास कुल मिला के जो अंतर है वो 200 का आता है। चलिए आखिरी प्रश्न में भी कोई अनुपात जैसा नजर आता है, ध्यान से देखेंगे हम। पत्रिकाओं और उपन्यास दोनों को पढ़ने वाले, पहले ये देखिए आप कि पत्रिकाओं और उपन्यास दोनों को पढ़ने वाले, पत्रिकाओं और उपन्यास दोनों को पढ़ने वाले ये लोग हैं की तुलना केवल समाचार पत्र पढ़ने वाले, केवल समाचार पढ़ने वाले के बीच का क्या अनुपात रहेगा अभी देख लेते हैं दोस्तों। 450 और 90 अगर मैं कहूं तो होते हैं 540। अगर आपको ध्यान हो तो पीछे बचता है दोस्तों हमारे पास 200। इसको अगर मैं 0 से 0 कट कर देता हूं, इसको जब मैं डिवाइड करता हूं ये तो हो जाता है 10 और ये हो जाता है दोस्तों 27, 27 दूनी 54। कुल मिला के 27/10 मेरा अनुपात आ रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? बाकी वाला कोई भी नहीं है। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसने कहा है कि दोनों को पढ़ना, दोनों को पढ़ने वाले, तो ये दोनों ही लोग हैं दोस्तों। केवल इन दोनों को पढ़ना अगर ऐसा होता तो शायद मैं 90 करता, 90/200 करता, शायद 9/20 भी आ जाता कई लोगों के, बट अभी सही आंसर 27/10 है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखेगा। इसको करने का तरीका समझाता हूं दोस्तों।
आपको दे रखा है कैलेंडर और कैलेंडर का जो कोड दे रखा है दोस्तों AYJCLB। आप देख सकते हैं दोस्तों ए के लिए यहां भी Y आया है और ए के लिए यहां भी Y आया है। ऐसा कैसे संभव है दोस्तों? अगर मैं दिमाग लगाता हूं तो मुझे यह समझ आता है कि YZAABCCDELMNBCD यानी कुल मिला के माइनस का 2 अगर मैं करता हूं, C में से 2 कम कर दो भाई, C 3 पे है, ये 1 पे है, तो 3 में से 2 कम कर दो, 1 आ जाएगा। तो वैसा ही कुछ उत्तर मेरे स्टेबल का आएगा। अब मुझे क्या करना है दोस्तों? सिर्फ इतना देखना है, स्टेबल के लिए जो दे रखे हैं कोड, अभी एक सिंपल सी भाषा में अगर आपको कहूं तो आखिरी में है E, तो E से आएंगे C, क्योंकि CDE ऐसा ही बैठेगा। आप देख सकते हैं PQR, तो CDE एकमात्र यही ऐसा है जिसमें अंत में C है। बताइए क्या करना था आपको? क्या ये बहुत भारी प्रश्न है, टफ प्रश्न है, मुश्किल है? मुझे लगता नहीं है दोस्तों। लीजिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको दे रखा है दोस्तों Z के लिए 26 और DO के लिए 19। जरा देखें D और O। दोस्तों D आता है आपका 4 पे, O आता है 15 पे, इन दोनों को जोड़ देता हूं तो हो जाता है मेरे पास 19। IT दोस्तों T आता है 20 पे, I आता है 9 पे, 29 अगर मेरे पास उत्तर है तो वही मेरा उत्तर है। दोस्तों 360 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक अभिकथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। दोस्तों चमगादड़ एक स्तनपायी है, ये हमें पता है कि अपने बच्चों के लिए वह स्तनपायी है, वह अंडे नहीं देती है, ये आपको पता है। यानी ए जो दे रखा है वो सत्य तो है। अब हमें यह देखना है कि इसका जो कारण दे रखा है, रीजनिंग दे रखी है, वो सही है या नहीं है। दोस्तों चमगादड़ उड़ नहीं सकती है, रीजन तो शायद बाद में बनेगा, सर्वप्रथम ये सही ही नहीं है। आप मेरी बात को समझें, यह तो सही ही नहीं है, वाक्य ही गलत है। चमगादड़ तो उड़ सकती है, आपको मालूम है। तो जब आपको ये मालूम है तो केवल ए सच है, आर गलत है, ये हम कह सकते हैं। लीजिए दोस्तों फटाफट से लिए चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। आराम से इसे देखिए, इस प्रश्न को समझिएगा कि आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है। आपको दे रखा है दोस्तों सेल के लिए शब्द है 2488 88। दोस्तों आप देख सकते हैं LL का प्रयोग हुआ है, 88 का प्रयोग हुआ है, यानी कि हर अक्षर के लिए एक अंक निर्धारित है। वैसा ही आपको रीच के लिए भी दे रखा है। आपको कोड निकालना है रिसर्च का, और मेरा कहना है दोस्तों कोड निकालना ही नहीं है। मैं बहुत ही बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहूं तो कोड निकालना ही नहीं है। आपको करना क्या है, आप ये समझिए, ये बात मैं दसियों बार पिछले वीडियोस में कह चुका हूं, फिर से कहता हूं ये बात, शायद आप बहुत बार सुन चुके हैं। आप में से कुछ लोग नए आए हैं, उनके लिए ये कहता हूं कि आपको जो दिए गए 4 विकल्प हैं उनमें से काम के कौन से नहीं है उनको हटाना है। वो हटाते ही जो बच जाएगा वो हमारे काम का है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों 36 नंबर जो है वो यहां पे दे रखा है, 36 नंबर पीछे, चारों ऑप्शन में आखिरी में 36 है। तो आपको यह समझना है कि भी पीछे के 2 तो मुझे देखने ही नहीं है। अब आगे का ये जो 7 है और 1 है, 7 है और 1 है, वही हमें दिमाग लगाना है। रिसर्च के अंदर पीछे से तीसरा अक्षर है आर और पहला अक्षर भी है आर, तो पहला अक्षर आर है, पीछे से तीसरा अक्षर आर है, तो दोनों का कोड सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, इसका मतलब है कि आगे अगर 1 दे रखा है और पीछे अगर 7 दे रखा है तो भगाओ इसे। आगे अगर 1 दे रखा है, पीछे 7 दे रखा है तो भगाओ इसे। यानी मैंने आर का कोड नहीं ढूंढा और फिर भी मेरा आंसर आ गया। क्या यह बात समझ आ रही है? इधर से मैं देखूं तो हमारे पास जो बच गए हैं, तीसरा अक्षर है 2 और तीसरा अक्षर है 1, यही तो अंतर है। मुझे इसी बात पे दिमाग लगाना है कि दोनों जो ऑप्शन बच गए हैं, विकल्प बच गए हैं, उनमें अंतर कहां है, वहीं ये तो हमारा आंसर ढूंढ के निकालना है। दोस्तों आप देख सकते हैं तीसरा है एस, यहां पे मेरे पास पहला और तीसरा एक ही आ रहा है, जो कि आर आर आना चाहिए, जो कि नहीं है।
यहां कुछ नया आ रहा है, पीछे कोई विकल्प बचा ही नहीं है। जो भी आ रहा है S का 2 हो चाहे ना हो, मेरा उत्तर तो यही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर S का 2 है तो ये तो आंसर है ही, नहीं भी है तो बाकी वाले तो कैंसिल हो ही चुके हैं ना, यही बचा है। हमें यही करना है दोस्तों। मैंने देखा, आपको बताया, किसी भी तरीके से मैंने एक भी प्रश्न का, मतलब इसमें से एक का भी कोड नहीं निकाला, लेकिन आंसर निकाल दिया। चलिए लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। बहुत ध्यान से अगले प्रश्न को देखें दोस्तों। कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं भाई, बहुत सारे डॉक्टर बहुत सारे रोगी बन जाते। और आगे दे रखा है दोस्तों, कुछ रोगी ईमानदार भी होते हैं। अब बताइए, कुछ डॉक्टर ईमानदार होते हैं क्या? होते होंगे, लेकिन हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना नहीं है। यानी कि डॉक्टर ईमानदार हैं या नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते हम। सभी रोगी डॉक्टर होते हैं दोस्तों, सभी रोगी जो हैं वो डॉक्टर हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मेरे अनुसार दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं, ये यहां पे दे रखा है दोस्तों। सिलॉजिज्म की एक्सप्लेन्ड क्लास, डिटेल्ड क्लास अगर आपको चाहिए, इसी चैनल पे रोज शाम को एनटीपीसी की कंप्लीट कोर्स चल रहा है। अगर आप वो मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। पेड कोर्स दोस्तों, पे करना पड़ता है, भले वो 200 हो या 2000। यहां तो बिना पे किए कंप्लीट कोर्स आपको बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है, आप बस देखते चले जाइए। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं मैं आपको सीधा दोस्तों। अंकल के लिए कोड दे रखा है और कॉलम के लिए निकालना है। जरा इसे लिखता हूं एक बार कि अंकल का कोड है क्या दोस्तों। QQYOA। जरा बात को समझिएगा, U के लिए भी Q है और N के लिए भी Q है, यानी एक लेटर के लिए एक स्पेशल कोड नहीं हो सकता है। कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कुछ और दिमाग लगाने के लिए दोस्तों, अगर मैं ऐसा समझूं, Q के बाद RST आता है, नहीं ऐसा उल्टा चलते हैं हम लोग। N के बाद O और P आता है, तब Q आता है। Y से उल्टा चलता हूं, Y के बाद Z आता है, A आता है, B आता है। इधर मैं चलूं, QRST के बाद U आ जाएगा, LMN के बाद O आ जाएगा, और ABC और D के बाद E आ जाएगा। यानी कि इधर मुझे उल्टा चलना पड़ रहा है, यानी Q से U। इधर सीधा चलना पड़ रहा है, पुनः उल्टा चलना पड़ रहा है, सीधा चलना पड़ रहा है, उल्टा चलना पड़ रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? उल्टे का मतलब है माइनस करके Q आएगा, QRST। अच्छा, माइनस में भी 3 को यहां पे हमें छोड़ के आगे बढ़ना है। यहां 2 को छोड़ना है, फिर 3 को, 2 को, 3 को। यानी कि कॉलम की अगर मैं बात करूं तो पहले हम चलेंगे उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा और सीधा। मुझे कॉलम का कोड नहीं निकालना है एग्जाम में, मैं देख तो लूं ऑप्शन में क्या दे रखा है। अरे भाई, अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि पीछे वाले में तो IQ करीब करीब सभी में है। अब यहां 2 जगह X है और यहां एक जगह Q है। पहले इसे को चेक कर लेते हैं U से। U से आगे बढ़ना है, UVWX। Q तो नहीं आएगा, इसे तो घर भेज दो भाई। क्या ये बात समझ आ रही है? अब आते हैं ये तीनों, तो मुझे यहां तीसरे अक्षर पे O नजर आ रहा है, जो कि यहां पे R है। एक जगह R है और एक जगह H है, यही क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, तीसरा वाला कोड यानी L, और L से उल्टा चलना है, यानी कि उल्टा बोले तो HIJK। H के बाद अगर मैं देखूं 3 अगर मैं लेता हूं तो L पे पहुंचता हूं, यानी H मेरा आंसर आएगा। इधर H नहीं आ रहा है, इधर H नहीं आ रहा है, ये दोनों ही गलत हो जाते हैं, यही एक मात्र बच जाता है और यही मेरा उत्तर भी बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुत आराम से एक एक चीज को समझेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। P है जो Q का बेटा है, P है Q का बेटा। अभी Q का जेंडर हमें नहीं मालूम है। T Q की बहन S का बेटा है, Q की बहन S और उसका बेटा है T। U T का मामा है। जरा सोचो, U जो है T का मामा है। मामा कब हो सकता है? जब यहां पे बहन का एक भाई बन जाए। अब P का U से क्या संबंध है? ये जो P है यहां पे, इससे क्या संबंध है? जब वो T का मामा है तो U का भी मामा हो सकता है अगर ये बहन है तो, चाचा हो सकता है अगर ये भाई है तो। अल्टीमेटली P जो है वो नेफ्यू है। वैसे तो भतीजा या भांजा दोनों आ सकते हैं, लेकिन दोनों ही केस में नेफ्यू है, क्योंकि आपको पूछा है
पी यू से कैसे संबंधित है? तो पी जो है वो यू का भतीजा या भांजा, जिसे हम कहते हैं नेफ्यू, वो इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। भाग्य धनी के अनुकूल होता है। भाग्य जो है वो धनी के अनुकूल होता है, धनी को हेल्प करता है। तो अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं ऐसा तो ये कह ही रहा है, क्योंकि धनी के अनुकूल होगा तभी भाग्यशाली होगा। गरीब कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते ऐसा नहीं कह सकते हम। हो सकते हैं, वो धनी के अनुकूल है, लेकिन नहीं हो सकते ऐसा नहीं कह सकते, यानी ये गलत हो जाएगा। केवल पहला जो है वो अनुसरण करता है साहब। आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखेगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात समझना कि हमें कैसे है आगे बढ़ना। मतलब दोस्तों, अगर यहां तो अभी क्वेश्चन मार्क है तो अभी दिमाग नहीं लगाते हम, पहले इधर देखते हैं दोस्तों। GHIJKL, ये बात समझ आ गई होगी आपको। इधर से मैं देखूं तो L से M तक पहुंचे, वापस वही M से N, O से P, Q से R। क्या ये बात समझ आ रही है? यानी दो दो का जोड़ा बन रहा है, यहां दो का जोड़ा बना, यहां दो का बना, मतलब यहां भी दो का जोड़ा बनेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? और L से M आ गया तो इधर R से S आएगा। ठीक उसी प्रकार से GH मतलब F यहां पे अंत में आएगा, F आएगा तभी तो हम G तक पहुंचेंगे। क्या यहां पे आखिरी में कोई F है? यहां नहीं है। केवल मात्र BDF ऐसा है जिसके आखिरी में F है। तो मैं काम करता हूं भाई, इसकी जगह BDF को रख के चेक भी कर लेता हूं। ABCDEF बैठ गया, F के बाद G, GHIJKL। क्या ये समझ आ गया ट्रिक? आप समझना ये है दोस्तों कि इसे आपको कॉपी में लिखना ही पड़ेगा। आप फटाफट कर पाएंगे, या स्क्रीन पे आप अगर समझ पाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने क्या किया दोस्तों, ऑप्शन में से जो काम के नहीं थे हटा दिया, जो बचा उसे चेक कर लिया। अब एक और ब्लड रिलेशन का सवाल आता है, जिसे हम रक्त संबंध कहते हैं। दोस्तों स्टुअर्ट जो है वो जूली का भाई है। ये लीजिए, जूली है और जूली का भाई कौन है? स्टुअर्ट है। स्टुअर्ट के पिता जो हैं मैरी की बहन की मां के पति हैं। ध्यान से देखिएगा, मैरी की एक बहन है और उसके मां के पति हैं, वो इसके पिता हैं। दोस्तों अगर इसका कोई पिता होगा और उसकी कोई वाइफ होगी, क्या ये बात समझ आ रही है? और यही मैरी के साथ जुड़ा है तो ये तो डायरेक्ट मैरी से जुड़ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रहा है? क्यों? ध्यान से देखिएगा, मैरी की बहन, अब स्टुअर्ट तो मेल हो गया, ये भी हो सकती है और एक और बहन भी हो सकती है। मैरी की बहन की मां के पति स्टुअर्ट के पिता, यानी दोनों सेम ही है। तो अगर आपको पता है उन्हें दो बेटियां और एक बेटा है, ये जूली बेटी हो गई, मैरी बेटी हो गई और स्टुअर्ट बेटा हो गया। अब सवाल क्या पूछा है? जूली जो है वो मैरी के क्या लगती है भाई? बहन लगती है। सीधी सी बात है, आपके सामने दे रखा है, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपके सामने जो दे रखा था उसको बना के देखा। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों। ये 368वां सवाल आया है अभी तक। वैसे कोडिंग में ऐसा प्रश्न पहली बार ही आया है। ऐसे प्रश्नों में करना क्या है वो भी बता दो दोस्तों। बाकी सारी कहानी को छोड़ के सीधा आखिरी वाले पे आ जाओ कि भैया आखिरी प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि आप किसे फल लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फल लेना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? जैसे एक प्रश्न आता है कि नीले को काला, काले को पीला, पीले को हरा, हरा को बैंगनी, बैंगनी को समथिंग 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 कहते हैं। बताइए घास कौन से कलर की होती है, कौन से रंग की होती है? अब घास के लिए पीला काला सब मतलब ही नहीं भाई। हमने कहा हरे को बैंगनी कहते हैं, बस उतना ही हमारे काम का है। घास हरे कलर की होती है और हरे को बैंगनी कहते हैं। हरा किसको कहते हैं उससे मतलब नहीं है, हरे को क्या कहते हैं बस उससे मतलब है। हमें पता है फल लेने के लिए कांटा यानी फोर्क का प्रयोग होता है और फोर्क को सलाद कहते हैं, बस उतना ही काम है मेरा। बाकी और किसको क्या कहते हैं दुनिया जाने जहान जाने, अपने को मतलब नहीं। अपने को तो सीधा प्रश्न पे आना है और उत्तर देना है। अगला प्रश्न ये लीजिए साहब, आराम से देखिए। इस तरह के प्रश्न भी बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। देखें दोस्तों, आपको दे रखा है 6 जोड़, जोड़ का अर्थ होता है गुणा, यानी 6 से 7 का गुणा कर दिया।
और गुणा का अर्थ है भाग, यानी कि मैंने डिवाइड कर दिया। दोस्तों माइनस का अर्थ है प्लस, यानी मैंने यहां पे 8 लिख दिया। और डिवाइड का अर्थ है माइनस, यानी मैंने -20 लिख दिया। क्या ये बात समझ आ गई? कुछ भी नहीं करूं मैं, सिर्फ इतना कर लूं कि जिसको 2 से गुणा कर दूं। 7 दूनी होता है 14, और 14 और 8 होते हैं 22। 22 में से 20 गए तो भैया प्लस के 22 बचेंगे, माइनस के नहीं। ध्यान रखेगा आंसर क्या होगा, प्लस का। चलिए आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक सर्कल वाली पजल आपके सामने आई है। 7 लोग एक दूसरे के सामने एक सर्कल पर बेतरतीब बैठे हैं रेंडमली। तो 7 लोगों को तो पहले बिठाया जाए। ये 7 लोग हो गए सब। आपको दे रखा है जे जो है ओ और एम के बीच में है। ध्यान से देखिएगा, मैंने जे को यहां बिठाया। ओ या एम इधर आ सकते हैं, ओ या एम इधर आ सकते हैं। न तो एल नहीं आई के ठीक दाहिने है, के बिल्कुल दाहिने। न तो आई बैठा है न ही एल बैठा है, ये आपको दे रखा है के दाहिने। क्या ये बात समझ आ रही? राइट में। ओ न तो के नहीं एन के बगल में है। ध्यान से देखिएगा, जो ओ है ना वो न तो के बगल में है और ओ जो है वो एन के बगल में है। दोनों बगल में तो किसी के भी नहीं है। एम के बाईं और तीसरे पे एन है। मेरी बात को इधर ध्यान सुनिएगा। एन एम के बाईं और तीसरा है। अगर एम इधर बैठाता हूं तो बाईं पहला दूसरा तीसरा आ जाएगा। एम इधर बैठाता हूं तो एला दूसरा तीसरा इधर आ जाएगा। इधर वाले के एम को लेता हूं तो 1 2 3 एन इधर आता है। ये आपको नजर आ रहा है? अगर ये इधर आता है तो एक बात आप समझिएगा, ओ के नजदीक में तो एन आ नहीं सकता। एम इधर आ गया तो ओ इधर आना पड़ेगा, यानी कुल मिला के ओ इधर नहीं आएगा और इस कारण से एम इधर नहीं आएगा और इस कारण से एन इधर नहीं आएगा। तो एम से बाईं पहला दूसरा तीसरा, यहां एन आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? एल जो है एन का तत्काल दाहिना नहीं है। एन का तत्काल दाहिना, यानी यहां पे एल नहीं है। ये आपको दे रखा है एल एन के तत्काल दाहिने नहीं है। एम के बाईं पहला दूसरा तीसरा। मैं एक बार पुनः माफी चाहूंगा कि एन जो है वो यहां नहीं बन के यहां बनेगा। पुनः देखिएगा, एन एम के बाईं और तीसरा, एम का बायां पहला दूसरा और तीसरा, और एन इधर है, इस कारण से एल इधर नहीं है। ये आपको दे रखा है। तो सारी बातें आपके सामने हैं। अब आपको कहा है कि के जो है ना आई और एल के, देखिए ओ के बाजू में एन नहीं है तो के भी नहीं है, यानी के तो यहां नहीं आएगा। ओ के बाजू में, इसको तो हटा देते हैं अपन। के यहां नहीं आएगा तो या तो इधर आएगा या इधर आएगा। अगर के इधर आता है तो के दाहिने आई भी नहीं है एल भी नहीं। वापस सुन लीजिए, मैं अगर यहां के को बिठाता हूं तो यहां पे आई और एल दोनों नहीं आ सकते, दोनों इधर तो आएंगे ही नहीं। यानी कुल मिला के इधर आएगा, इधर एल नहीं आ सकता है तो एल इधर आएगा, और बचा है आई। वो के दाई नहीं आ सकता है, बाई तो आ ही सकता है। तो एक बार पुनः आपके सामने बता दूं कि फाइनल हमारी जो काउंटिंग है वो ये है। गलती से भी इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ये कहना चाह रहा हूं। अब इसमें प्रश्न क्या बन सकते हैं आपके सामने कि दोस्तों जे और के ठीक बीच में कौन बैठा है? एम बैठा है। एल के दाईं और तीसरा कौन है? एल के दाईं पहला दूसरा तीसरा के है। इसी तरह के प्रश्न बन सकते हैं। कम से कम 3 प्रश्न तो बनते ही हैं। यहां क्या दे रखे हैं वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। यहां दे रखे एल के तत्काल बाएं कौन है? एल के तत्काल बाएं ओ है साहब, लीजिए यहां पे। एम के बाएं दूसरे स्थान पे, एम के बाएं पहला और दूसरा आई है, लीजिए साहब यहां पे। ओ सर्कल छोड़ देता है, अगर छोड़ दिया साहब। जे के दाईं पांचवा, जे के दाईं पहला, इसको छोड़ देते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एम ही आता है। तो यहां हमने देखा किस तरीके से बड़े प्यार से बहुत आसानी से पजल बना ली हमने। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यह भी बड़ा प्यारा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको दे रखा है आरेख के बच्चे दे रखे हैं जो पसंद करते हैं क्या क्या। 373 कह रहा है दोस्तों, जो छात्र रेखा गणित की जगह त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं उनका अनुपात क्या है? अनुपात में कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए, यहां एक ही चीज है। अनुपात निकालेंगे कैसे? मेरा पर्सनल मानना है कि दोस्तों इसका प्रश्न ही थोड़ा गलत है, प्रश्न ही थोड़ा अधूरा है।
अधूरा है ये कह सकता हूं, इसलिए भी आंसर निकालना मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि आपको क्या है, जो रेखा गणित की जगह चित्रकारी को, त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं, उनका अनुपात कैसे निकालोगे बताओ। कुल कितने छात्र हैं जो बीज गणित और त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं, रेखा गणित को नहीं। बीज गणित और त्रिकोणमिति को पसंद करने वाले, लेकिन रेखा गणित को नहीं करते। दोस्तों मेरे पास 35 और 25 60 और 50 111 ऐसे लोग हैं जो बीज गणित और त्रिकोणमिति को तो पसंद करते हैं, लेकिन रेखा गणित को नहीं करते। जो छात्र तीनों विषयों को पसंद करते हैं, आप देख सकते हैं 75 है। और केवल बीज गणित वाले, केवल बीज गणित को आप देखें सर 25 है। इनका अनुपात कितना है जरा देखें भाई, अनुपात कितना है 3/1। देखें जरा ऑप्शन में, ये रहा 3:1, ये आपके सामने। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को यहां बहुत बारीकी से आराम से समझाया जा रहा है, बहुत ही आराम से। आप लोग देखिए दोस्तों, आगे लिए चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ। आपके सामने है ये प्रश्न, ध्यान से देखिएगा इसे। दोस्तों आपको दे रखा है लाल पीला, रेड येलो पिंक आर कलर्स के लिए कोड दे रखा है, पिंक इज बैड के लिए कोड दे रखा है, और येलो एंड रेड सबका कोड दे रखा है। अल्टीमेटली हमें पहले तो रेड का कोड निकालना है, राइट। आप देखिए जरा, रेड आया है इसमें और रेड आया है इसमें। दोस्तों इनमें कॉमन अगर मैं देखूं 21,597, यहां पे लिखता हूं 21,597, तो आप पाएंगे कि 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 9 ही कॉमन है, 7 ही नहीं है बस। अब 4 कॉमन है और इधर तो पिंक इज बैड में पिंक का कोड निकल आएगा बस। तो कुल मिला के 2159 में से एग्जैक्टली रेड का कौन सा है ये निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉमनली नहीं आ रहा है ना। कॉमन जब आएगा तो अच्छे से पता लग पाएगा। अभी तो हमारे पास में रेड अकेला कॉमन कहीं आ नहीं रहा है भाई। आप कोशिश कर लोगे तो भी 3 चीजें हैं, 21 मतलब 59। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो कॉमन है 0 चला जाएगा, और 0 पिंक का कोड है, तो वैसे भी हमारे पास जो बचा वो काम का नहीं बचा। चलिए आगे चलें, हम एक और प्रश्न की तरफ आए दोस्तों। हम आप देख सकते हैं दोस्तों 17 से 19 +2, 19 से 21 +2, 21 से 31 कैसे हुआ, ये थोड़ा सा प्रश्न समझने लायक है। वैसे देखा जाए तो 23 से 25 और 25 से 27 आना चाहिए, तो उत्तर तो ये आ रहा है, लेकिन 31 थोड़ा सा कम गले बैठ रहा है। चेक करते हैं, क्या पता प्रश्न ही गलत हो। एक बार चेक करते हैं हम लोग। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं 17 में 6 जोड़ता हूं तो 23 होता है, और 23 में से 4 घटाता हूं तो 19 होता है। 19 में पुनः 6 जोड़ता हूं तो 25 होता है, और 25 में पुनः 4 घटाता हूं, यानी जो भी मेरा उत्तर होगा 21 में 6 जोड़ने से आएगा, जो कि 27 है। 27 में 4 घटाना था, गलती से जोड़ दिया गया है, इसलिए 31 आया। तो मेरा मानना है गलती से ही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो शुरुआत में ट्रिक लगाई थी, अभी एक और ट्रिक लगाई है, दोनों से ही आंसर हमारा 27 फिक्स आ रहा है। तो दोस्तों यहां एक और प्रश्न पत्र पूरा समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से बस आप जुड़ते चले जाइए हमारे साथ। आप ही का प्यारा चैनल है दोस्तों ये डिजिटल तैयारी, लगातार हम लोग लेके आ रहे हैं दोस्तों। एवरी डे कुछ ना कुछ यहां पे मिल रहा है, बस आप पर निर्भर करता है कि आप हमसे यानी इस चैनल से कितना अच्छा फायदा ले लेते हैं। 377 क्वेश्चंस इससे पहले मैं करा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे 378वां क्वेश्चन, जो कि है आपका वेन आरेख टाइप 2। दोस्तों अगर आपको डिटेल में इन्हें पढ़ना है वेन आरेख के बारे में, या कुछ और क्वेश्चंस को और शांति से आराम से करना है, दोस्तों एक हमने लाए हैं जो सायंकालीन हमारा क्लास चल रहा है, जिस सायंकालीन क्लास के अंदर हम लोग कई सारे टॉपिक दर टॉपिक क्वेश्चन करवा रहे हैं। वो स्पेशली एनटीपीसी रेलवे के लिए है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, कितने लोगों को फिल्में और स्पोर्ट्स पसंद है? दोस्तों फिल्में पसंद करने वाले ये हैं और स्पोर्ट्स पसंद करने वाले ये हैं, और उनमें से ऐसे लोगों को हटाना है फोटोग्राफी नहीं पसंद है। पहले तो इनके कॉमन की अगर हम बात कर लें तो 32 और 21 हो जाएगा।
और उस 32 और 21 में से 21 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो फोटोग्राफी के अंदर भी आ रहा है। तो केवल मात्र 32 ऐसे लोग हैं, वापस से सुने, केवल मात्र 32 ऐसे लोग हैं जिन्हें फिल्में और स्पोर्ट्स पसंद है लेकिन फोटोग्राफी नहीं पसंद है। 379, कितने लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है? दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आता है ऐसा, स्पोर्ट्स पसंद करने वालों को सिर्फ जोड़ना है हमें। कैसे जोड़ना है दोस्तों? 21 और 69 दोनों को जब मैं जोड़ता हूं तो 70 और 20 90 हो जाते हैं। 90 के साथ 30 जोड़ते हैं 122 हो जाते हैं। 122 के साथ जब 44 जोड़ेंगे दोस्तों, किसी प्रकार की छोटी सी भी गलती हम नहीं करें, इसलिए आप आराम से इसे करें। 166 166 ऐसे लोग हैं जिन्हें स्पोर्ट्स पसंद है। दोस्तों कितने लोगों को फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स तो पसंद है लेकिन फिल्में नहीं? दोस्तों अच्छे से देखें, हमने क्या कहा है, फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद है। दोस्तों ये फोटोग्राफी है, ये स्पोर्ट्स है। वापस से सुनिए, ये फोटोग्राफी है और ये स्पोर्ट्स है। कॉमन जो है वो इतना सा पोर्शन है, इसमें से भी हमें फिल्मों को माइनस करना है। पीछे केवल मात्र 44 बच जाते हैं। जरा सोचिए इन 3 प्रश्नों को करने में कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा नहीं लगेगा मित्रों, बहुत ही आराम से इस पेपर को कर सकते हैं, जरूर करेंगे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन को ले चलते हैं। दोस्तों आपके पास आया है सिलोजिज्म का एक प्रश्न, आराम से तो देखिए। आपको दे रखा है दोस्तों, सभी साइकिलें जो हैं वो कार हैं, सभी के सभी साइकिलें कार हैं और सभी के सभी कारें जो हैं वो बसें हैं। दोस्तों कोई भी बस साइकिल नहीं है, कोई भी बस साइकिल नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। कुछ कारें साइकिलें हैं, कुछ ऐसी कारें हैं जो साइकिलें हैं, बात सही है। केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। जो आपको कथन में दे रखा है सर्कल बनाइए, सर्कल के अनुसार निष्कर्ष चेक करिए, आपका काम आसान हो जाएगा। लीजिए दोस्तों, लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। जिस प्रकार से चाइना एशिया से जुड़ा है, आपको बताना है ग्रीनलैंड किसका पार्ट है। आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रीनलैंड जो है कौन से महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट में आता है। दोस्तों ये रीजनिंग के प्रश्न होने के साथ साथ सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज का सवाल है, जहां पे ग्रीनलैंड हमें पता है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, अफ्रीका, यूरोप या अंटार्कटिका में नहीं है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बहुत आराम से देखिएगा। सिंपल सा एक प्रश्न है सिलोजिज्म का। दोस्तों कुछ बल्ले जो हैं वो आपके सामने है, गेंद हैं और सभी छड़ियां गेंद हैं, तो सभी छड़ियों को गेंद में बना लेते हैं। सभी छड़ियां बल्ले हैं ऐसा नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। कुछ गेंदें छड़ियां हैं, कुछ गेंदें छड़ियां हैं, ये बिल्कुल बात सही है। कुछ बल्ले छड़ियां हैं, बल्ले दूर हैं, छड़ियां दूर हैं, कह नहीं सकते। सभी गेंदें छड़ियां हैं, सभी गेंदें छड़ियों के अंदर नहीं है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। कुल मिला के केवल मात्र बी है जो हमारा उत्तर है। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर। यह भी मुझे लगता है आपके तर्क शक्ति से ज्यादा आपका एक सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो सामान्य ज्ञान जिसे हम कहते हैं दोस्तों, वुड कटर यानी लकड़हारा एक्स यानी कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है। शेफ का मतलब होता है आपका बावर्ची, जो भोजन बनाता है। वो आपको पता है न तो फावड़े का, न ही सुई धागे का और न ही पेन का, वो प्रयोग करता है दोस्तों नाइफ यानी चाकू का। लीजिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आराम से लिए चल रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। शराब मानव की उन घन सेंटीमीटर में से एक है जो एक नशेड़ी की इच्छा शक्ति का चरम सीमा तक परीक्षण करती है। दोस्तों क्या नशेड़ियों के लिए शराब छोड़ना बहुत मुश्किल है? अगर वे चाहे तो भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति की चरम सीमा तक परीक्षण हो रहा है, यानी बहुत मुश्किल है उनके लिए छोड़ना। दोस्तों मनुष्य की अन्य कमजोरियां भी होती है, उन कमजोरियों में से एक है, यानी और भी हैं, और कमजोरियां भी होती हैं। दोस्तों दोनों ही सही हैं। आमतौर पे इसका स्टूडेंट जो कोशिश करेगा केवल पहला करेगा या दोनों रॉन्ग कर देगा, जबकि सही उत्तर
निष्कर्ष देखा जाए तो इस कथन के अंदर से ही निकल के आ रहे हैं। अगला प्रश्न लिए चलते हैं दोस्तों आपके सामने। देखिएगा जरा, आपको कहा गया है कि भैया मेरे इसके बीच में ऐसा कौन कौन से सिंबल्स यानी चिन्हों को लगाएं जिससे कि आंसर 49 आ जाए। दोस्तों मैं ये समझता हूं कि 8 से 4 को भाग 5 को भाग करना अच्छी बात नहीं है, 5 को 4 से भाग करना ठीक नहीं है, और 5 को 4 से सबसे पहला जो प्रयास रहे भाई 72 8 से भागित होता है, यानी 72 भागित 8 करके गुणा 5 करके जोड़ 4 कर देना चाहिए। ये एक ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल, सिर्फ एक प्रयास है। इससे नहीं बैठेगा तो कुछ और ट्राई करेंगे। आप पर निर्भर करता है आप पहले किस पे ट्राई करते हैं। मैंने सबसे पहले डी पे ट्राई किया। दोस्तों इन दोनों को माइनस किया, डिवाइड किया, 9 आ गया। 9 पंजे होते हैं 45, और 45 में जब 4 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 49, और यही मेरा उत्तर है। तो मैंने ट्रायल ही वहां से किया जहां मुझे लगा। आप किसी से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है इस तरह के प्रश्नों के अंदर आपका प्रयास यह रहे कि सबसे ज्यादा हेल्पफुल, सहायक आपके भाग रहेगा, डिवाइड करना रहेगा, क्योंकि डिवाइड कम ही चीजें आपस में होंगी। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों, आराम से देखिएगा। परियोजनाएं केवल इसी तरह के काम में अनुमति सक्षम उम्मीदवारों को आवंटित की जाती है। दोस्तों आप बताइए जरा, परियोजनाएं केवल अनुभवी उम्मीदवारों को आवंटित की जाती है? सक्षम उम्मीदवार होना एक अलग बात है, जो नया भी हो सकता है लेकिन सक्षम है। अनुभवी होना यानी पुराना एक्सपीरियंस होना। तो केवल सक्षम होने की बात, केवल अनुभवी की बात नहीं कर रहा है, वो सक्षम होने की बात कर रहा है। सक्षम और अनुभवी उम्मीदवारों को खोजना बहुत मुश्किल है, ऐसा ये कह नहीं रहा है। ये तो कह रहा है कि केवल उनको देनी चाहिए जो सक्षम है, यानी सक्षमता की बात कर रहा है। उनको ढूंढना मुश्किल है, ऐसा तो ये नहीं कह रहा है। तो दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं दोस्तों। आराम से देखिएगा दोस्तों, आपको दे रखा है PAST का कोड ये है। मुझे याद है T20 पे आता है 22 आ रहा है, और मुझे ये भी याद है S19 पे आता है 21 आ रहा है। कुल मिला के 2 का इजाफा हो रहा है। आप यही चीज इसमें भी देख सकते हैं, A1 पे आता है और 3 आ रहा है। यानी कुल मिला के जितने नंबर पे, जितने अंक पे वो अल्फाबेट यानी अक्षर आता है, उसमें 2 जोड़ने हैं हमें। मुझे प्रेजेंट का आंसर नहीं निकालना है दोस्तों, ये हर बार कहता हूं, बात पुनः कह रहा हूं, मुझे प्रेजेंट का आंसर नहीं निकालना है। मुझे क्या करना है, जो दिए गए उत्तर हैं उनमें सबसे सही कौन है उसी की बात करनी है। आप देख सकते हैं आखिरी वाले को चेक करने से मेरा आधा काम आसान हो जाएगा। दोस्तों प्रेजेंट T से शुरू होता है। T के लिए 22 है तो T के लिए 22 ही होगा, T के लिए 20 या 21 नहीं होगा। अब इन दोनों में अंतर आप देख सकते हैं, यहां पे है। आप देख सकते हैं दोस्तों, S के लिए 21 आया था, S के लिए 21 था, R के लिए नहीं। R आता है 18 पे, और 18 में 2 जोड़ने से 20 हो जाता है। 2 ही तो जोड़ने थे। मैंने पूरे प्रेजेंट का आंसर नहीं निकाला, उत्तर नहीं निकाला। जो उत्तर काम के नहीं थे उन्हें भगा दिया घर, पीछे रह गया मेरा उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे आराम से देखें दोस्तों। ऐसा प्रश्न लगातार आए जा रहा है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना होता है। Z एक्चुअली 26 पे होता है, A 1 पे होता है, T 20 पे होता है, और P 16 पे होता है। जब हम इसको ऐड करते हैं 16 और 1 17 और 20 37 आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 16 में 5 अगर मैं जोड़ूं 21 और 1 22 और 12 आपको जोड़ना है। 22 और 12 जब मैं जोड़ता हूं तो 34 हो जाते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, बस सिंपल सा काम करना है, करते चले जाइए, मजा लेते चले जाइए। अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग दोस्तों। यहां पे ऐसे वाले प्रश्न भी करीब करीब हर पेपर में आप देख पा रहे। 23 लिखा 23 मैंने, और प्लस की जगह लिखा गुणा में लिखा 5, और गुणा की जगह आएगा दोस्तों प्लस, तो यहां लिखा 14, और भागित का अर्थ है माइनस, यानी 19 और 9 माइनस कर लिए। अब आपको 23 से 5 को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों।
5 तिया 15 का 5 और हासिल लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 आ रहा है हमारा यहाँ पे। 115 के साथ मुझे 14 में से 9 जाते हैं तो 5 बच जाते हैं। दोस्तों मुझे 120 मेरे उत्तर में चाहिए, जो कि सबसे पहले ही पढ़ा है। लिए चलता हूं दोस्तों एक और प्रश्न पे आपके सामने है। ये रहा हमारा एक और प्रश्न, और ठीक वैसा ही प्रश्न है जो अभी हमने किया दोस्तों। 64 माइनस, माइनस का अर्थ है भागित यानी 4, प्लस, और प्लस का अर्थ दे रखा है आपको, प्लस का अर्थ दे रखा है गुणा, यानी यहां आ जाएगा 8, और गुणा का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, गुणा का अर्थ है प्लस, यानी यहां पे मुझे 9 जोड़ने होंगे। कुछ भी नहीं करना है, यहां 9 2 लिखना है। 64 का दुगना दोस्तों, 64 का दुगना होता है 128, उसमें 9 जोड़े जाते हैं तो हो जाता है 137, 137। तो आखिरी प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों। इसका आखिरी प्रश्न और बहुत ही आसान सा मुझे तो नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं BANA का कोड ये है, आपको ध्यान होगा शुरू से A 1 नंबर पे होता है, पीछे से Z 1 नंबर पे होता है, शुरू से B दूसरे नंबर पे होता है, पीछे से Y दूसरे नंबर पे होता है, शुरू से N 14 नंबर पे होता है, पीछे से M 14 नंबर पे होता है। इसके बारे में कई बार बता चुका हूं दोस्तों, जो संख्या पे हो 27 में से उसको माइनस कर दो, उसकी रिवर्स संख्या आ जाएगी। तो अगर मैं कोकोनट की बात करूं तो सबसे पहले C को देख लेते हैं। C 3 पे होता है तो पीछे से 3 नंबर पे X होता है। ये दोनों तो भैया अपने घर चले जाएंगे, मुझे तो कहानी X से शुरू करनी पड़ेगी ना। अब XL M यहां तक तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। बस हमें यह देखना है कि T अगर आगे से 20 पे होता है तो 27 में से इसे माइनस कर देंगे 7, और 7 पे G होता है, यही मेरा उत्तर होता है। तो यहां एक और प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर के थे वो समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। 392 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न अगले वीडियो में 393 नंबर से। आप इसी तरीके से बने रहिए, आप ही का प्यारा चैनल है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।